ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। ब्लड का कुछ पार्ट हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, बाकी का जो बचा हुआ फिर हम अगली क्लास में कवर करेंगे। इस तरीके से हमारे सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, और जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसी में से आपके एमसीक्यू निकालकर प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं साथ ही साथ उसका रिवाइज भी करते जाएं, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते जाएं, ताकि आप परफेक्ट हो जाएंगे। हर एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर करवाएंगे। देखिए, मैं आपको ये बता रही हूं कि सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेगी, तो आप ये मत सोचना कि रिकॉर्डेड क्लास है तो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। साथ का साथ आप पढ़ते जाइए, साथ का साथ कवर करते जाइए, क्योंकि आप पेंडिंग छोड़ दोगे तो फिर उसको पढ़ोगे, फिर कब बहुत सारा आपका इकट्ठा हो जाएगा, इन चीजों को आप फिर कवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए साथ ही साथ कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप मेहनत करते जाएं। अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास ब्लड। देखो, हमारे डिपार्टमेंट में ब्लड जो है ना आपके एबीसीडी है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो पहले एबीसीडी सिखाई जाती है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वैसे ही हमारा जो ब्लड है वो हमारे डिपार्टमेंट की एबीसीडी है। क्योंकि ब्लड से ही हमारे, आप सभी को पता है कि ब्लड से ही हमारे सारे टेस्ट परफॉर्म होते हैं, सीरम से, प्लाज्मा से, बहुत सारे टेस्ट ब्लड से लगते हैं। बाकी और बहुत सारे स्पेसिमेन भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ब्लड से ही लगते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ब्लड से लगते हैं। तो ब्लड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ब्लड क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो ब्लड के कुछ पार्ट आज की क्लास में कवर करेंगे, बाकी की फिर नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ब्लड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। देखिए, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें ना, तो ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है, और हमको भी खाना, पानी, दाना सभी की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारे सेल, हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन सभी तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, विटामिन ये सब पहुंचाने का काम करता है, और वो हमारा मेन फ्लूइड है आपका ब्लड। तो इसके बारे में हमें समझना बहुत ही जरूरी है। मतलब कि हमारा जीवन जीने के लिए हमें ब्लड की आवश्यकता है, क्योंकि ब्लड हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हमें न्यूट्रिएंट दे रहा है, हमें विटामिन दे रहा है, हमें हार्मोन दे रहा है। इसलिए हमें ब्लड को समझना बहुत जरूरी है कि ब्लड क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि यह हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। जो भी बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में घुस जाते हैं ना, तो इनसे लड़ने के लिए हमारे ब्लड में कुछ ऐसी सेल्स हैं, उनके बारे में भी अभी हम समझेंगे। देखिए, तो शुरुआत करते हैं हमारे ब्लड से। अब देखो, मुझसे आगे मेरा मच्छर चल रहा है, ये पेन यहां पर चल गई है, तो इसको हम उड़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, कहां बात करते हैं हम ब्लड से। तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है। तो फ्लूइड जो है हमारे बॉडी में, उसे हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं। तो ब्लड क्या है आपका, बॉडी फ्लूइड है। क्या है, बॉडी फ्लूइड, ठीक। अब ये बॉडी फ्लूइड आपके जो शरीर में ना, वो एक पाइप के अंदर है। पाइप मतलब कि ब्लड वेसल्स, ठीक है। यानी कि आपका ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है आपके अंदर कुछ तरह के इस वेसल से, इस तरीके की ब्लड वेसल से। ये मान लो हमारी ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल के अंदर आपका ब्लड जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, और इसके अंदर कुछ सेल्स भी हैं, उनके बारे में भी अभी मैं आपको बताने वाली हूं। ये आपकी सेल है, ठीक है। तो ऐसे हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कई टाइप्स के फ्लूइड होते हैं, जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, लिम्फ होता है। लेकिन जो हमारा मेन फ्लूइड है वो आपका ब्लड है, ठीक है, जो कि हमारे सेल तक, हमारे टिश्यू तक न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब मैम, ये सेल और टिश्यू क्या है? देखो, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो सेल और टिश्यू के बारे में तो आई होप आपको पता ही होगा। बाकी हम एनाटॉमी की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बता देती हूं कि देखो, आप सभी जानते हैं कि सेल क्या है, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहा जाता है, क्योंकि सेल से ही मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि यहां पर अगर हम लिखें तो सेल से मिलकर क्या बनता है, क्या बनता है आप सभी को पता होगा, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन,
और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि सेल सिमिलर टिश्यू जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि टिश्यू फिर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन लाइक जैसे आपका हम स्टमक बना लेते हैं, ये आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक है। इसी तरीके से जैसे इसोफेगस, स्टमक, जो सिमिलर ऑर्गन्स है, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सभी मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ऐसे कई टाइप्स के सिस्टम है जो हम एनाटॉमी की क्लास में पढ़ेंगे। ये सारे सिस्टम जब हम मिलते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हमारे शरीर में कितने सारे सिस्टम है, मैंने अभी जो भी आपको सिस्टम बताए हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, तब जाके हमारी इस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, अब देखो ये जो सेल है ना, इस सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है, जो बॉडी फ्लूइड बताया ना मैंने आपको, तो इस सेल के अंदर भी फ्लूइड होता है और इस सेल के बाहर भी फ्लूइड होता है। समझ में आ रहा है? तो जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, और जो फ्लूइड सेल के बाहर होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है, अंदर मतलब कि इनर या इनर सेल्यूलर या इंट्रा सेल्यूलर कह सकते हैं, इंट्रा सेल्यूलर, और जो बाहर है यानी कि एक्स्ट्रा, तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब भैया बताओ कि ये जो ब्लड है वो बॉडी फ्लूइड है, तो वो सेल के अंदर वाला फ्लूइड है या सेल के बाहर वाला फ्लूइड है? जो आपका ब्लड है वो सेल के बाहर वाला फ्लूइड है। तो कौन सा फ्लूइड है आपका? ब्लड जो है एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। इतना आई होप आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा कि ब्लड क्या है, बॉडी फ्लूइड है और एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है और उसके अंदर कई सेल्स होती है। तो यहां पर और आगे इसके बारे में बात करूंगी अभी मैं। तो इतना आपको समझ में आया। अब जिसके अंदर हम ब्लड की स्टडी करते हैं, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम ब्लड की और जो ब्लड रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड, जिसके अंदर हम ब्लड की स्टडी करते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको बताती हूं, जैसे कि यहां पर आपका हीम का मतलब हम समझे ना, तो हीम का मतलब होता है ब्लड और लॉजी मतलब होता है यहां पर आपका स्टडी। तो ब्लड की स्टडी जिसके अंदर हम करते हैं उसे हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा कुछ ब्लड डिसीज जैसे कि एनीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, ऐसे कई टाइप्स के डिसऑर्डर्स, आपके बोन मेरो में कोई डिसऑर्डर्स हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जितने भी ब्लड सेल्स होती है उन सभी की स्टडी हम हेमेटोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपके हेमेटोलॉजी के अंदर आएंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हेमेटोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर हम ब्लड पढ़ रहे हैं। ओके, अब देखो हमारा जो ब्लड है ना, वो एक कहा जाता है कि वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। साथ साथ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे ना उनको भी हम नोट करते जाएंगे। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैं रिवाइज करवाऊंगी और जब एमसीक्यू की हमारी क्लास होगी ना लाइव, तो उन सभी में आपसे पूछा जाएगा। देखते हैं कि किसने कितना पढ़ा है। ठीक है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा इसको? क्योंकि ब्लड हमारे हर सेल, टिश्यू, ऑर्गन तक पहुंच रहा है, मतलब कि सभी से कनेक्टेड है, सभी को आपस में कनेक्ट करके रख रहा है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे सारे सब्जेक्ट है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कि कुछ जैसे कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, आपके इसमें भी आपको पढ़ने को मिला है थोड़ा बहुत। फिर आपको एनाटॉमी की क्लास में इसको डिस्कस में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, सॉरी।
अब देखो, तो यहां पर हर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर एक टॉपिक को मैं जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूं ध्यान से पढ़ना है, पूरे फोकस के साथ पढ़ना है और उसको समझना है। ठीक है, अब देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू जब हम पढ़ेंगे ना टिश्यू के बारे में डिटेल में, तो वहां पर आपको बताया जाएगा, लेकिन यहां पर ब्लड अकेला एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में होता है। ये सारी चीजें आई होप आपको यहां पर क्लियर हुई होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ब्लड के कंपोजिशन को समझते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। तो ब्लड का कंपोजिशन में, ब्लड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है ब्लड का कलर, कि ब्लड का कलर कौन सा होता है। अब ब्लड का कलर कौन सा होता है आप सभी बताएं जरा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कैसी बात कर रहे हो आप, ब्लड का कलर हम सभी को नहीं पता, ब्लड का कलर रेड होता है। लेकिन यहां पर गलती आप क्या कर जाते हैं वो मैं आपको बताती हूं। एग्जाम में आपको किस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगी कि ब्लड का कलर रेड तो होता है, हम सभी को पता है कि रेड होता है, लेकिन यहां पर हमारा जो ब्लड का कलर होता है ना वो आर्टरी में अलग होता है और वेन में अलग होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। अब ब्लड वेसल्स में आपकी आर्टरी भी आती है, वेन भी आती है, कैपिलरी भी आती है। अब यहां पर जो आर्टरी में भी ब्लड होता है और वेन में भी ब्लड होता है, तो जो ब्लड आर्टरी के अंदर होता है, कहां होता है, आर्टरी के अंदर होता है, उसके अंदर ब्लड का कलर अलग होता है, और जो ब्लड वेन के अंदर होता है उसमें ब्लड का कलर अलग होता है। यहां पर इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए कि आर्टरी के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यहां पर ब्लड वेसल्स के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एनाटॉमी में तो वहां पर आपको बताऊंगी। तो आर्टरी में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और CO2 को लेकर आना और आपके लंग्स तक देना, CO2 को रिमूव करना और ऑक्सीजन आपके सेल टिश्यू तक पहुंचाना। तो ये लेकर ऑक्सीजन कौन जाएगी सेल टिश्यू तक, आपकी आर्टरी। एक आर्टरी ऐसी होती है जिसके अंदर CO2 होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हम फिर वहां पर बात करेंगे। अभी यहां पर उसके बारे में ज्यादा उचित नहीं लगता है कि इतना ज्यादा डिटेल में बात की जाए। देखो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए यहां पर आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसका कलर स्कारलेट रेड कलर का होता है। कैसा होता है, स्कारलेट रेड कलर का होता है। और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के कारण यहां पर जो ब्लड होता है वो पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है, पर्पल रेड कलर का दिखाई देगा। पर्पल कलर नहीं, पर्पल रेड हम लिख लेते हैं, या ठीक है पर्पल कलर लिख लेते हैं। तो पर्पल रेड कलर का आपको दिखाई देता है वेन के अंदर ब्लड। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो अब आपको भूलना नहीं है। अब भैया ब्लड का कलर रेड होता क्यों है, ऐसा क्या है ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर आपकी एक सेल होती है जो आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। आगे इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूं। तो RBC के अंदर होता है एक पिगमेंट जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यही हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। और RBC सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ब्लड का कलर रेड होता है। और RBC के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वही आपके RBC को रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन अभी आपको आगे बताने वाली हूं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में भी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कलर के बारे में। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब यहां पर आता है दूसरा ECF। ये ECF क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या बताया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मतलब कि सेल के बाहर वाला फ्लूइड। तो यहां पर आपका जो ब्लड है वो एक तरह का एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, लेकिन होता कितना है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अगर हम टोटल फ्लूइड की बात करें ना तो वो 42 लीटर होता है। कितना, 42 लीटर। केवल एक्स्ट्रा सेल्यूलर नहीं, एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा सेल्यूलर 42 लीटर होता है, जिसमें से आपका जो 14 लीटर होता है ना वो ECF होता है, ECF। और 28 लीटर जो है ना वो आपका इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है।
ICF इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और 14 लीटर जो है वो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, इसमें तो आपके बहुत सारे फ्लूइड आते हैं, उसमें ब्लड कितना होता है? तो जो टोटल आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसका 33%, कितना? 33%। टोटल ECF का 33% आपका जो ब्लड है वो होता है। टोटल ECF में से बता रही हूं, 14 लीटर में से 33% आपका ब्लड का वॉल्यूम होता है। क्लियर है? तो अब आप नहीं भूलोगे। अब नेक्स्ट जो आता है यहां पर ECF के बाद, वो आता है कि वॉल्यूम, कि ब्लड की वॉल्यूम कितनी होती है। इसमें भी अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ब्लड की वॉल्यूम देखो, यहां पर मैं आपको बताती हूं कि ब्लड की वॉल्यूम मेल और फीमेल में वेरी कर सकती है। मेल में ज्यादा होती है और फीमेल में कम होती है। तो मेल में कितनी होती है? मेल में होती है 5 to 5.5 लीटर, और फीमेल के अंदर होती है 4 to 4.5 लीटर। देखिए, मेल में क्या होता है कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाते हैं। इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि ये जो आरबीसी है ना, इसका निर्माण की प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। तो आरबीसी के निर्माण के प्रोसेस को इनहेंस करता है मेल सेक्स हार्मोन, इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ी सी आपकी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलती है। और फीमेल के अंदर एक साइकिल चलती है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और उस साइकिल में उसका ब्लड लॉस होता है, हर महीने ब्लड लॉस हो रहा है। इस कारण से फीमेल में जो ब्लड की वॉल्यूम होती है वो कम होती है। लेकिन यहां पर आपको याद क्या रखना है? देखिए, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है बॉडी वेट पर। तो अप्रोक्स अगर हम मेल की बात करें ना, तो मेल में हम लिखेंगे यहां पर 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट मतलब कि जितना आपका बॉडी वेट है उसका 8% जो है वॉल्यूम होता है मेल के अंदर। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर होता है 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। लेकिन मैम यहां पर तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाले लोग भी है और बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर वाले भी लोग भी है, मतलब कि छोटा भीम भी है, बड़ा भीम भी है। तो फिर उसका क्या? तो टोटल बॉडी वेट के हिसाब से आप देख सकते हैं अब टोटल बॉडी वेट अप्रोक्स कितना होना चाहिए। टोटल बॉडी वेट होता है अप्रोक्स, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के हिसाब से बात करें तो यहां पर होता है 70 kg। 70 kg जो है वो ह्यूमन का वेट होता है नॉर्मल, इसके हिसाब से हम देखते हैं। और अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो जैसे यहां पर हम देखेंगे 70, क्या बोल रहे हैं? बॉडी वेट का 8%। तो जैसे हम 70 मान रहे हैं तो इसका 8%, अगर आप इसको कट करेंगे यहां पर तो निकल कर आएगा 5.6 लीटर। तो ये हो गया अप्रोक्स आपका। तो ये होगा बॉडी वेट के अनुसार, ठीक है। तो बहुत मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाले लोग भी हैं और बहुत छोटे भी हैं, तो वो बॉडी वेट के अनुसार हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो 5 to 6 लीटर होना चाहिए, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम। तो इसको मैं यहां पर रिमूव कर रही हूं, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ओके, तो यहां पर वॉल्यूम आपको समझ में आ गई। अब अगला आता है यहां पर आपका रिएक्शंस, यानी कि ब्लड का पीएच कितना होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है आपका यहां पर 7.45 और 7.35। अब मैम आपने दो क्यों लिखा अलग अलग? क्योंकि यहां पर भी आपका आर्टरी और वेन का चक्कर है। जो आर्टरी होती है उसके अंदर उसके अंदर आपको मिलेगा 7.45 आर्टरी के अंदर, और जो वैन होती है ना, वैन के अंदर आपको मिलेगा 7.35। तो यहां पर भी इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब पीएच तो आप सभी को पता ही है कि 7 से अंदर हुआ तो एसिडिक, 7 से ऊपर हुआ तो होगा आपका एल्केलाइन, और अगर 7 पर हुआ तो न्यूट्रल। अब यहां पर जो हमारा पीएच है वो क्या है? इसको हम कह सकते हैं स्लाइटली एल्केलाइन। क्या कह सकते हैं? स्लाइटली एल्केलाइन। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो स्लाइटली एल्केलाइन कह सकते हैं। और आर्टरी के अंदर पूछा जाए तो 7.45 और वेन के अंदर पूछा जाए तो 7.35। अब ऐसा क्यों?
क्योंकि देखो बेटा आर्टरी के अंदर क्या है, आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन ज्यादा यानी कि CO2 कम मिलेगी। तो आर्टरी के अंदर आपकी CO2 कम है, ठीक है, और वेन के अंदर CO2 ज्यादा है। तो CO2 ज्यादा होने के कारण वो एसिडिक की तरफ जाता है और यहां पर CO2 कम होने के कारण वो एल्केलाइन की तरफ जाता है। तो जब ज्यादा पीएच अगर आपका 7 से ऊपर हो जाता है तो उसको हम एल्कलोसिस कहते हैं, और अगर बहुत ज्यादा 7 से अंदर की तरफ आ रहा है इस तरफ तो उसको हम एसिडोसिस कहते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको पीएच भी यहां पर समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट आता है यहां पर वो है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यहां पर वेरी होती है। देखो मैं ब्लड का आगे आपको बताने वाली हूं कि ब्लड में एक फ्लूइड पार्ट होता है और एक सेल्यूलर पार्ट होता है। तो अगर हम टोटल ब्लड की बात करें, अगर हम टोटल ब्लड की बात करें, देखो हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं, तो हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से, हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से कवर करना है, क्लियर करना है। तो पूरी फोकस और पूरी एनर्जी के साथ यहां पर बैठना। आप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर पूरा जुनून होना चाहिए, पूरे जुनून के साथ आपको तैयारी करना है। आखिरी तक आपका यही जोश और एनर्जी बनी हुई रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा जुनून की अगर हम बात करें ना, तो कुछ काम जो है वो दाम के लिए होते हैं और कुछ काम नाम के लिए होते हैं, लेकिन कुछ काम आपके जुनून से सफल होते हैं। दुनिया में जो भी महापुरुष हैं वो उनके जुनून के कारण है। तो आपको भी अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो आपके काम के प्रति आपका जुनून होना चाहिए। ये जुनून ही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे, ठीक है, हो गई बात। अब टोटल ब्लड के स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है कि वजन कितना है, मतलब कि आपका हम बात करें तो रेशियो ऑफ डेंसिटी, यानी कि आपका जो सब्सटेंस है, आपका जो जैसे ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है, टोटल ब्लड है, उसकी डेंसिटी का रेशियो बताता है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप सीधा सा समझो कि वजन, ठीक है। तो टोटल ब्लड का अगर हम बात करें तो यहां पर होगा 1.052 टू 1.061, और अगर हम बात करें यहां पर प्लाज्मा की, अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो यहां पर मिलेगा 1.022 टू 1.026। और अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें, इन सभी के बारे में आगे आपको बताने वाली हूं, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो मिलेगा आपको 1.092 टू 1.0101, ठीक है। तो ये आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी तीनों की अलग अलग होती है। इन तीनों के बारे में आगे आपको बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना सा यहां पर नोट कर लीजिए। एक चीज और पूछी जाती है कि विस्कोसिटी क्या होती है ब्लड की, तो वहां पर ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो विस्कस होती है, चिकनापन होता है ब्लड में, वो इस आरबीसी के कारण होता है, क्योंकि आरबीसी ज्यादा होती है, वो ब्लड को चिकना करके रखती है, ठीक है। तो वहां पर विस्कस होता है आपका ब्लड। तो ये आई होप प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं ब्लड में आगे की ओर, ब्लड के कंपोजिशन में जो अभी हमने पढ़ा उनकी ओर, जो प्लाज्मा, जो लिक्विड फॉर्म, जो सेल्स, उनके बारे में हमें समझना है। तो ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैं एक फ्लो चार्ट आपको बता रही हूं, अगर वो फ्लो चार्ट आपने समझ लिया ना तो बहुत सारे तो क्वेश्चन आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। तो इस फ्लो चार्ट को जरा थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिएगा कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में आपका फोम्ड एलिमेंट आप कह सकते हैं। तो एक हो गया आपका लिक्विड पार्ट और एक हो गया आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। अब कितना परसेंट होता है ब्लड में? दो पार्ट होते हैं। अब दो पार्ट में कितना परसेंट क्या होता है? तो ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है आपका 55%। यहां पर इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ब्लड में 55% लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा आप यहां पर लिख सकते हैं, और फोम्ड एलिमेंट होता है आपका 45%। अब फोम्ड एलिमेंट की जगह आप ब्लड सेल्स भी लिख सकते हैं, या सेल्यूलर पार्ट होता है आपका 45%।
अब लिक्विड में क्या होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूं। ठीक है, तो यहां पर आपका अगर हम लिक्विड पार्ट की बात करें ना, तो लिक्विड पार्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है। लिक्विड पार्ट में सबसे पहले तो आपको तीन चीजें मिलेगी। यहां पर मिलेगा आपको वाटर, क्या मिलेगा, यहां पर आपको वाटर मिलेगा। दूसरा मिलेगा यहां पर आपको प्रोटीन, और मिलेंगे आपको यहां पर सॉल्यूट। अब इसमें 55% में कितना कितना भाग ये लेते हैं, तो वाटर सबसे ज्यादा यहां पर मिलेगा आपको 92% वाटर। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर, यानी कि 55% में 92% वाटर होता है। अब अक्सर आप यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में बच्चे क्या लिख कर आते हैं कि ब्लड का 92% ब्लड का नहीं, आपके लिक्विड पार्ट यानी कि प्लाज्मा का 92% है। यहां पर इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर स्टार लगा लीजिएगा। तो ब्लड का नहीं, आपके लिक्विड पार्ट का 92% वाटर होता है। मतलब कि एक तरीके से आपके जो ब्लड की वॉल्यूम है ना, वो कहीं ना कहीं आपके वाटर से भी इनबैलेंस हो सकती है, क्योंकि प्लाज्मा है 55% और उसमें भी 92% है। आप देखते हो ना, कभी कभी 10 लग जाती है तो पूरे से लटक से जाते हैं, वो पानी की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो पानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे अंदर। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पानी ज्यादा पीजिए, जितना ज्यादा हाइड्रेट रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो पानी हमेशा आपको अच्छा पीना चाहिए, चाहे कितनी भी आपके पास व्यस्तता हो। हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो पहले आप आपके स्वास्थ्य की ध्यान रखिए, हाइड्रेट रहिए, अच्छा, तो थोड़ी सी एनर्जी जो है वो अच्छी बनी रहेगी आपके अंदर। ठीक है, तो वाटर सबसे ज्यादा होता है, फिर दिन आते हैं आपके प्रोटीन जो कि 6 to 8% होते हैं, और सॉल्यूट मिलेंगे आपको ओनली 1%। कितने, ओनली 1%। फिर आते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट की बात। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या मिलेगा, ब्लड सेल्स। तो मेनली हम यहां पर 3 टाइप की सेल पढ़ते हैं, 3 टाइप के सेल पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं 3 सेल। अब देखो, एक जो सेल है आपकी बताने वाली हूं अभी, वो एक मतलब यूं कह सकते हैं उसको कि प्योर सेल नहीं है, वो थोड़ी सी झूठी है। क्यों है, देखिए, पहले तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आप 3 सेल पढ़ेंगे। कौन कौन सी, एक है इरेथ्रोसाइट, और दूसरी है ल्यूकोसाइट, फिर है थ्रोम्बोसाइट। अब देखो, इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रो में आप यहां पर लिख सकते हैं, इरेथ्रो मतलब होता है रेड, और साइट मतलब लिख सकते हैं आप यहां पर सेल, यानी कि रेड ब्लड सेल लिख सकते हैं इसको। रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहां पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। अब ल्यूको का मतलब क्या होता है, तो ल्यूको का मतलब यहां पर होता है व्हाइट, और साइट का मतलब होता है सेल, तो इसको हम व्हाइट ब्लड सेल लिख सकते हैं, यानी कि WBC, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, क्या कहते हैं, WBC। अब थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है, थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोट, तो इसका नाम क्या रखेंगे, फिर क्या रख सकते हैं इसका नाम, क्लोटसाइट नहीं रख सकते ना, इसका नाम होता है प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट, क्लोटसाइट नहीं होता है, प्लेटलेट। अब इनके साथ साथ इसको क्लोटसाइट मत बना देना, प्लेटलेट इसका नाम होता है, थ्रोम्बोसाइट जिसे हम कहते हैं। अब देखो, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये दोनों तो आपकी प्योर सेल है, लेकिन जो थ्रोम्बोसाइट है ना, थ्रोम्बोसाइट आपकी बनती है एक सेल के टूटने से। जैसे हमारी ये एक सेल है, जब ये सेल टूटेगी ना, तो यहां पर छोटे छोटे इस तरीके से फ्रेगमेंट निकलते हैं, इस तरीके से, उसे हम प्लेटलेट कहते हैं, सेल्यूलर फ्रेगमेंट कहते हैं। तो ये थ्रोम्बोसाइट जो है वो एक फ्रेगमेंट है, यानी कि जो टूटी हुई सेल होती है उसके फ्रेगमेंट है। तो ये एक पूरी सेल नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो इतना आप समझिए। बाकी डिटेल में जब मैं आपको इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट पढ़ाऊंगी अगली क्लास में, तो पूरा इन ब्लड सेल्स के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगी कि ब्लड सेल्स क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर उसका होता है, कहां से उसका निर्माण होता है, कितनी हमारे मतलब बॉडी में ब्लड सेल्स होनी चाहिए, आरबीसी कितनी होनी चाहिए, WBC
WBC कितनी होनी चाहिए, बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कम हो जाएगी तो क्या होगा, हर एक पॉइंट आपको अगली क्लास में कवर करवाया जाएगा ब्लड सेल से रिलेटेड। अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता रही हूं ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पर आपके क्लियर हो जाएं। अब देखिए, WBC को हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। WBC को हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा कर सकते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। अब सीधा सा सिंपल सी बात है कि वो सेल जिसके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो उसे ग्रेन्युलोसाइट कह देंगे। और वो सेल जिसके अंदर हमें ग्रेन्यूल्स नहीं दिखाई देते हैं, ये न्यूक्लियस है, ऐसी सेल है, उसे हम ए ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और ये WBC का टाइप्स होता है। अब इन दोनों को भी आप आगे डिवाइड कर सकते हैं। इनको डिवाइड करते हैं। चलिए, ग्रेन्युलोसाइट में हम ले लेते हैं यहां पर पहली न्यूट्रोफिल, दूसरी ले लेते हैं इओसिनोफिल, और तीसरी होती है आपकी बेसोफिल। इसी प्रकार आप ए ग्रेन्युलोसाइट को भी डिवाइड कर सकते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट को डिवाइड करेंगे दो फॉर्म में, एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। डिटेल में हम वहां पर बात करेंगे। एक होती है लार्ज लिम्फोसाइट और एक होती है स्मॉल लिम्फोसाइट। इसमें भी आपके फर्दर दो टाइप्स होते हैं। ब्लड सेल्स में डिटेल में आपको बताऊंगी, हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे। तो इतना आपको यहां पर ब्लड सेल्स के बारे में समझ में आया। 3 सेल होती है, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। WBC को आप डिवाइड कर सकते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट में, और इनको फर्दर डिफरेंशिएट किया गया है। अब देखो, इरेथ्रोसाइट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सेल है RBC, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और यही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। दूसरी आपकी WBC आती है। तो जब भी आपके बॉडी में कोई इंफेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया घुस जाता है, वायरस घुस जाता है, तो उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती है, उससे लड़ने का काम करती है, उसको मारने का काम करती है। ये सारी सेल मिलकर आपके मतलब कोई भी इंफेक्शन हो जाता है तो उसको कंट्रोल करती है, हर बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल, वायरस से लड़ती है। फिर प्लेटलेट आती है। तो प्लेटलेट करती है, जब भी आपको चोट लगती है ना, खून बहता है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर क्लोट बन गया है, तो वहां पर ये प्लेटलेट का आपका काम होता है क्लोट बनाने का, यानी कि ब्लड का, रक्त का जो थक्का बन रहा है वो प्लेटलेट के कारण बन रहा है। इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहां पर प्लेटलेट का भी रोल होता है ब्लड का क्लोट बनाने के लिए, इसीलिए यहां पर थ्रोम्बो का मतलब क्लोट बताया गया है। ठीक है, इतना आई होप आपको यहां पर क्लियर है। अब आगे यहां पर हम एक के बारे में, वाटर के बारे में समझ लेते हैं, समझ लिया। फिर प्रोटीन आते हैं। तो प्रोटीन में आपके 3 प्रोटीन आते हैं मेन। प्रोटीन में 3 प्रोटीन आते हैं। एक हमारा आता है यहां पर एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन ये 3 प्रोटीन जो है हमें पढ़ने होते हैं, और वो भी मैं आपको प्लाज्मा प्रोटीन में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इन सभी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, वो भी मैं आपको ब्लड सेल्स के बाद पढ़ाने वाली हूं। पहले हम ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्लाज्मा प्रोटीन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रोटीन्स होते हैं। अब आपके सॉल्यूट बचे हुए हैं, वो सॉल्यूट मैं आपको अगली स्लाइड पर बताने वाली हूं। यहां पर देखिए, जैसे कि यहां पर इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, मैं अभी आपको इसके बारे में बताने वाली हूं। अभी आपको यहां पर इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें तो हमने एक ट्यूब ली है। ठीक है, ये हमने एक ट्यूब ली है। इस ट्यूब के अंदर आपका क्या भरा हुआ है? ब्लड। ये हमने ब्लड भर लिया। अगर हम इस ब्लड को, ये क्या है हमारा ब्लड, अगर इस ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करें, क्या करें? सेंट्रीफ्यूज करें। ये भैया हमने हाई स्पीड पर इसको घुमा लिया, सेंट्रीफ्यूज कर लिया, यानी कि इस तरीके से घुमाया,
तो क्या होगा, जब हम इसको घुमाएंगे तो जो भी मतलब ज्यादा वजन वाली है जैसे कि ब्लड सेल्स, तो वो नीचे रह जाएगी, आपका प्लाज्मा ऊपर रह जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे बैठ जाएगी। तो यहां पर जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके की ये हमारी ट्यूब है और नीचे आपका रह जाएगा ब्लड सेल्स। कौन सी ब्लड सेल्स यहां पर रहेगी, वो है आपकी आरबीसी। अब रहेगी यहां पर आपकी जैसे ये इस तरीके से एक लेयर यहां पर बन जाएगी वाइट कलर की, जिसे हम बफिकॉइड कहते हैं। क्या कहेंगे, बफिकॉइड। और इस बफिकॉइड के अंदर होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। समझ में आ रही ना चीजें आपको। हमने एक ट्यूब में ब्लड निकाला, उस ब्लड को हमने सेंट्रीफ्यूज किया, आरबीसी नीचे सेडिमेंट हो गई, पर बफिकोट आया जिसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, और ऊपर रह जाएगा आपका स्ट्रॉ कलर का प्लाज्मा। आपने भूसा देखा है ना, जो गाय को चारा डाला जैसा है, वैसा ही आपका जो है वो प्लाज्मा होता है। ये हमने बना लिया, तो ये क्या है आपका प्लाज्मा। अब प्लाज्मा कितना है, 55%, और ये दोनों कितने हैं, 45%। इसमें बफिकोइड भी आ गया और आरबीसी भी आ गई, 45%, और प्लाज्मा कितना है, 55%। तो ये आपको क्लियर है। अब मुझे आपको प्लाज्मा में जो सॉल्यूट है उनके बारे में बताना है। तो प्लाज्मा में हमने क्या क्या पढ़ा, प्लाज्मा में हमने देखा कि हमारे पास प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। एक मिनट में आपको बताती हूं। प्लाज्मा में हमारे पास एक तो है प्रोटीन, एक है हमारे पास वाटर, और एक है हमारे पास सॉल्यूट, जो कि कितना है, 1%। कितना है, 1%। अब अगर हम इस सॉल्यूट की बात करें तो इस सॉल्यूट में क्या क्या मिलेगा, सॉल्यूट में मिलेगी आपको गैसेस। आप उधर भी लिख सकते हैं इनको, ये फ्लो चार्ट आप इधर भी बना सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बनाकर बताया था प्रीवियस में। मेरे पास उधर स्पेस नहीं था तो मैं इसको इधर लिख रही हूं। बाकी आप बुक में अगर आपकी कॉपी में अगर फ्लो चार्ट बनाए तो आप वहां पर ये जो सॉल्यूट्स है इनको वहीं पर एडजस्ट करके लिखे। ठीक है, तो गैसेस के में हमारा होता है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर आयन्स होते हैं इसके अंदर, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये सारे होते हैं। अब आयन्स के बाद क्या आएंगे, आयन्स के बाद आएंगे आपके न्यूट्रिएंट भी होते हैं। न्यूट्रिएंट में जैसे आपको यहां पर मिल जाएगा अमीनो एसिड, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा होता है। न्यूट्रिएंट के बाद आपको हार्मोन मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे जो होते हैं। उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, डिटेल में प्लाज्मा प्रोटीन में बताऊंगी, इसकी चिंता आप मत कीजिए। एक्सक्रीटरी प्रोटीन में जैसे हम यहां पर समझे कि यूरिया, जो यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है ना हमारी किडनी से, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, गैसेस, आयंस, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, ये सभी 1% सॉल्यूट के अंदर आते हैं। बाकी वाटर 90 to 92% और प्रोटीन 6 to 8%। अब इस प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हम डिटेल में अनदर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया। अब वो जो इमेज थी जिसमें मैंने आपको बताया, यही वाली चीजें यहां पर देखिए। ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कितना है हमारा यहाँ पर, 55%। कितना है, 55%, जिसमें वाटर, सॉल्ट्स, प्रोटीन, ये सारे हैं। 1% बफिकॉइड में ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट है, और 45% हिमेटोक्रीट के अंदर आपकी एरिथ्रोसाइट है। ये देखो, ये आपकी एरिथ्रोसाइट है, यहाँ पर एक लेयर बनी हुई है, और ये आपका ऊपर स्ट्रॉ कलर का प्लाज्मा है। ठीक है, तो जो वही जो अभी मैंने आपको बताया वही सारी चीजें यहाँ पर है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसमें हमें समझना है ब्लड के फंक्शन के बारे में, कि ब्लड का फंक्शन क्या क्या होता है। वैसे कुछ चीजें तो आपके यहां पर क्लियर हो ही गई है कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है। पहला और मेन फंक्शन आपके ब्लड का होता है ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का।
तो ऑक्सीजन जो है वो लेकर जाता है आपके सेल और टिश्यू तक लंग्स से। फिर इन सेल और टिश्यू से आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर आता है। मतलब कि देखो जो आर्टरी होती है ना वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके सेल तक लेकर जाती है, क्योंकि हर सेल काम करती है, सभी को एनर्जी की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो ये आपकी आर्टरी लेकर जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल तक। अब सेल इस ब्लड को यूज कर लेती है। जब इसको यूज कर लेती है तो क्या हो जाता है, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर वहां से वैन लेकर आती है और वो देती है लंग्स को। ठीक है, लंग्स के पास कहां से पहुंचा, लंग्स के पास हार्ट से जाता है। तो ये सारी प्रोसेस आपके हार्ट से ही स्टार्ट होती है। हार्ट से फिर आएगा आपके लंग्स के पास, हार्ट से लंग के पास जाता है, लंग से फिर हार्ट के पास आता है, हार्ट से फिर आपकी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। इस तरीके से ये आपकी साइकिल चलती है, कार्डियक साइकिल चलती है। वो हम बात करेंगे जब मैं आपको हार्ट के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी वहां पर। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फिर दूसरा आता है, यहां पर न्यूट्रिएंट भी ट्रांसपोर्ट करता है। कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फिर रेगुलेशन, रेगुलेशन में क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। किसको, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आपके पीएच को भी रेगुलेट करता है, पीएच को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये मेंटेन करके चलता है। आपके वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। अब फिर नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन, कि प्रोटेक्शन क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। प्रोटेक्शन में क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, ये करेगा आपका फाइट करेगा अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल में जैसे आपका यहां पर हम लिख सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट। ETC लिख लेते हैं आगे। ठीक है, तो यहां पर कौन सी ऐसी सेल होती है जो कि प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करवाती है, वो होती है आपकी WBC। क्या होती है, WBC। और हीमोस्टेसिस का काम भी करता है, यानी कि प्लेटलेट जो होती है वो ब्लड को क्लोट करती है। मान लो आपको चोट लग गई, अगर ब्लड क्लोट नहीं हुआ तो क्या हुआ, खून बहता रहेगा, बहता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर वहां पर भी एक तरीके से ये प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करवा रही है, आपको बचा रही है खून को स्टॉप करके, यानी कि वहां पर ब्लड को बंद करके। और WBC जो है वो काम करती है आपके, फाइट करती है किसी भी बैक्टीरिया से, वायरस से, ताकि आपकी बॉडी में इंफेक्शन ना फैले, कोई भी बीमारी ना हो। और WBC में जितनी भी सेल्स होती है आपकी, वो सारी सेल इंक्लूड होती है जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। कैसे करती है, ये मैं ब्लड सेल्स वाली क्लास, जो अगली क्लास है उसमें इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी सेल होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो आज हमने समझा ब्लड के बारे में कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं। अब अगली क्लास में इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, जिसमें हम ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे कि ब्लड सेल्स क्या होती है। फिर हम प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, क्योंकि अभी हमने प्लाज्मा देखा ना, उसके बारे में भी हमें समझना जरूरी है। तो ये हो गई फाइनली आज हमारे ब्लड की क्लास। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।